हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल डू केयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? ओके। क्या एग्जाम का प्रिपरेशन में लग चुके हैं या नहीं लगे हैं अभी तक? लग चुके हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चे। तो अब आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कैश फ्लो आपके अकाउंट्स का लास्ट चैप्टर है, और कहते हैं अंत भला तो सब भला। यदि लास्ट चैप्टर अच्छा हो गया तो समझो पूरा अकाउंट्स ही अच्छा हो गया, है कि नहीं? और इस कैश फ्लो से 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 2 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा 6 नंबर के, और वो 6 मार्क्स से क्वेश्चन फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा। मैंने आपको बताया भी था पहले भी कि कैश फ्लो का क्वेश्चन अक्सर बच्चे का एग्जाम में छूट जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस, और आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो समझो क्वेश्चन छूटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। आप फुल मार्क्स लाएंगे एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि आप एक देश के सबसे अच्छे कॉमर्स कोचिंग गुडविल एडुकेयर में पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो चलिए आज के क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा फुल फ्लेज कैश फ्लो का क्वेश्चन, कि कंप्लीट क्वेश्चन ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कंप्लीट एक साथ कैसे बनाएंगे, ये आज के क्लास में हम सीखेंगे। ठीक है, और कैश फ्लो में कैसे पता चलेगा कि मेरा आंसर सही है या नहीं, ये भी सिखाऊंगा। बगल वाले से मिलाना नहीं है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ होता है, वो ट्रिक भी आज मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चे, आज एक ही क्वेश्चन सीखना है, कंप्लीट क्वेश्चन, लेकिन बहुत अच्छे से सीखना है। ऐसा सीखना है कि कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे तो ये सारे पॉइंट आपको याद रहेगा, और कंप्लीट परफेक्शन एक्यूरेसी के साथ आपका आंसर भी सही रहेगा, सॉल्यूशन भी सही रहेगा। ठीक है, तो चलिए पेन और पेपर निकाल लीजिए, मेरे साथ साथ जो कुछ भी जैसे समझाएंगे वैसे मेरे साथ साथ क्वेश्चन करिएगा, समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। सही बच्चे, सेशन को फटाफट लाइक कर दीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखिए आज की क्लास का जो टॉपिक है बच्चे, ये है प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट से एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो 6 मार्क्स के क्वेश्चन का प्रैक्टिस आज के क्लास में करेंगे, कि एक फुल फ्लेज क्वेश्चन जो 6 मार्क्स के आते हैं उस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको आज मैं कराऊंगा। ऑलरेडी 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। प्रीवियस क्लास में आपने ऑपरेटिंग सीखा, इन्वेस्टिंग सीखा, फाइनेंसिंग सीखा। जैसे पिछले क्लास में कैश फ्लो बनाते थे, आज के क्लास में भी वैसे ही बनाएंगे, बट आज एक कंप्लीट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेन और पेपर निकाल लीजिए, अच्छे से समझाएंगे, समझिएगा, लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे, आपके सामने स्क्रीन पे लिखा है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड एज एट 31/3/2022 और 2021। बच्चे आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको 2 इयर्स का डाटा गिवन है। आप देख रहे होगे आपके सामने कंप्लीट बैलेंस शीट है, 2 इयर्स का डाटा दिख रहा है, जिसमें 31/3/2021 का भी डाटा है और 31/3/2022 का भी है। 2 साल में ये प्रीवियस ईयर हो गया, 2021 हो गया प्रीवियस ईयर, और 2022 हो गया करंट ईयर। रिसेंट ईयर को करंट ईयर बोलते हैं। इसमें हमें इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड गिवन है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज गिवन है और करेंट लाइबिलिटीज गिवन है। असेट्स में नॉन करेंट एसेट्स गिवन है और करेंट एसेट्स गिवन है। ठीक है, ये मेजर हेड्स और उसके सब हेड्स गिवन है। इसके अलावा देखते हैं क्या क्वेश्चन के एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी कुछ गिवन है। हाँ बच्चे, नोट्स टू अकाउंट्स में आपको रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में गिवन है और ट्रेड पेबल के बारे में गिवन है। उसके नीचे क्वेश्चन के एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी 2 पॉइंट आपको गिवन है। मतलब यहां तक कंप्लीट क्वेश्चन हुआ, यहां से क्वेश्चन शुरू हुआ, ये क्वेश्चन है, और ये नेक्स्ट पेज में भी ये क्वेश्चन का ही पार्ट है। क्योंकि बच्चे जो कैश फ्लो का क्वेश्चन होता है कंप्लीट क्वेश्चन, वो आपको बैलेंस शीट दिया रहेगा, उस बैलेंस शीट के
कंपोनेंट्स के बारे में, कुछ नोट्स टू अकाउंट्स में डाटा रहेंगे और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन में रहेगा। ये कैश फ्लो का क्वेश्चन रहेगा। देखो ये जो है ये कंप्लीट बैलेंस शीट और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर है। अब इन दोनों के माध्यम से हमें एक कंप्लीट कैश फ्लो का सॉल्यूशन आपको सिखाना है। चलिए सीखिएगा कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। देखो बच्चे, सबसे पहले एक फ्रेश पेज लेना है और इस फ्रेश पेज पे कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट ड्रॉ करना है। यहां पे सबसे पहले लिखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट्स for the year ending रिसेंट ईयर 31/3/2022 का डेट लिखना है, रिसेंट ईयर वाला 31 मार्च 2022। ठीक है, फॉर्मेट कुछ इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। particulars details amount। ठीक है, फाइनल अमाउंट डिटेल्स कॉलम में आप जो भी प्लस माइनस करना होगा वो करिएगा और अमाउंट कॉलम में फाइनल अमाउंट फिल करिएगा। ठीक है, ठीक है बच्चे, ओके। अब देखो, आपको पता है कि जो फुल फ्लेज क्वेश्चन बनेगा उसमें तीनों एक्टिविटीज आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले बनेगा ऑपरेटिंग, देन इन्वेस्टिंग और देन फाइनेंसिंग। चलिए शुरू करते हैं, डिटेल में थोड़ा सिखाएंगे कि कैसे कैसे किन किन पॉइंट पे जाना है। ठीक है, काफी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि हमें ऑपरेटिंग के लिए किन किन पॉइंट पे जाना है, इन्वेस्टिंग के लिए कहां जाना है, फाइनेंसिंग के लिए कहां जाना है। पहले हम ऑपरेटिंग बनाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चे ऑपरेटिंग बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखिए, जब ऑपरेटिंग बनाएंगे तो लिखिए ए डाल के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है बच्चे, देखिए अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहला आइटम क्या होता है बताओ। जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चलिए लिखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लास में आपको बताया है कि जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो बैलेंस शीट में कहां कहां जाना है। जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, एक जाना है आपको रिजर्व एंड सरप्लस में। कहां जाना है, रिजर्व एंड सरप्लस में। सभी रिजर्व का डिफरेंस लेना है एक्सेप्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम। इसके बाद आपको करेंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म प्रोविजन को देखते हो, प्रोविजन फॉर टैक्स। कहां जाते देखते हो, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाते हो। प्रोविजन फॉर टैक्स यदि दिया रहता तो करेंट ईयर का लेते हैं, बट अपने को दिया हुआ ही नहीं है। हमने ऐसे ही आपको लिखा है समझाने के लिए कि रिजर्व एंड सरप्लस में जाते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाएंगे करेंट लाइबिलिटीज में, और उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाते हैं। डिविडेंड पेड रहता तो उसको ऐड ऑन करते। तो चलिए यहाँ पे नहीं दिया है तो सबसे पहले हम आपको कैलकुलेट करना सिखाते हैं कि कैसे आप निकालोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट में अगले पेज पे हम वर्किंग नोट कर रहे हैं। वर्किंग नोट में लिखिए कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कैसे आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे ये आप सीखिए। सबसे पहले आप जाइए क्वेश्चन में, करेंट रिजर्व एंड सरप्लस में।
रिजर्व एंड सरप्लस 2 ईयर्स का डाटा दिया है, पिछले साल 8,000 था, इस साल 44,000 है। इसकी डिटेल में चलिए क्या क्या दिया है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में हमें दिया है जनरल रिजर्व और सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल। जनरल रिजर्व 20,000 से 30,000 हो गया है और सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल ब्रैकेट में 12,000 था, उससे 14,000 हो गया है। तो 20 से 30, तो यहाँ पे डिफरेंस 10,000 हुआ है, 10,000 करंट ईयर में ट्रांसफर किया गया है। और देखो अगर 12 से 14 होता तो 2,000 ट्रांसफर किया जाएगा, बट आपको -12 से आप 14 पे आए हो, तो माइनस कवर करके 14 पे आए हो, मतलब प्रॉफिट हुआ है 26,000 का। जैसे ऐसे समझो, आप पहले ये नंबर लाइन पढ़े हो ना, आप पहले थे -12 पे, ठीक ना, और अब है +14 पे, तो यहां से यहां का डिफरेंस कितना हुआ, 26 के हुआ ना, इन दोनों का सम। अगर 12 से 14 पे जाते तो 2,000 होता, बट -12 से आप, मतलब पिछले साल आपका पीएल लॉस में था, उसको कवर करके अब आपके पास 14,000 प्लस में है, इट मींस 26,000 का प्रॉफिट हुआ है ना स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। ओके, तो चलिए लिखिए, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10,000 और बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल 26,000। लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना ट्रांसफर हुआ था, 10,000। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 26,000। तो हम कहाँ कहाँ गए, एक तो जनरल रिजर्व का डिफरेंस लिए, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस में गए, जनरल, देखो रिजर्व एंड सरप्लस में गए, रिजर्व एंड सरप्लस में जो फिगर्स था यहाँ का डिफरेंस नहीं लेना है, इसके नोट्स में जाना है, हमें कहाँ जाना है, नोट्स में, और नोट्स में जाके उसका डिफरेंस लेंगे, ठीक ना, सभी रिजर्व का डिफरेंस लेंगे सिक्योरिटीज पीएम को छोड़ के। उसके बाद कहाँ जाते हैं, उसके बाद हम बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज में देखेंगे क्या शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया भी या नहीं दिया है, अगर दिया रहता तो करंट ईयर का टैक्सेशन ऐड करेंगे, ठीक ना, नहीं दिया तो कोई बात नहीं है। फिर क्वेश्चन के एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आइएगा, अभी हम सिखा रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए। क्वेश्चन के एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर डिविडेंड पेड रहता, कोई भी डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, तो वो आप ऐड करते। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का लेना है, करंट ईयर का नहीं लेना है, डिफरेंस नहीं लेना है, प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कितना हो गया, 36,000। तो यहां पे आपको इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट हो गया, कितना, 36,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 36,000। इस क्वेश्चन में आपको क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन में आपको डिविडेंड पेड नहीं दिया था, ना ही प्रोविजन फॉर टैक्स दिया था। यदि दिया रहता तो उसको भी एड ऑन करते टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो एक पॉइंट क्लियर हो गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये कॉमन पॉइंट है, मैंने पहले ही बताया है और हर क्वेश्चन में आएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको लिख दीजिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 36,000, ठीक है, ओके। अब क्या लिखते हैं नेट प्रॉफिट के बाद, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। लिखिए, मेरे साथ साथ करो तभी समझ में आएगा, और जिन जिन बात को बताएंगे समझना है, ठीक ना। लिखिए, एडजस्टमेंट्स ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, मतलब एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, मतलब हम नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम का एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक ना, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम का एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है, ओके। अब नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम के लिए किन किन पॉइंट पे हमें जाना है, ये देखिए। जैसे देखो क्या यहाँ पे
जब जब क्वेश्चन बनाओगे तो नॉन कैश वाले के लिए नॉन कैश लाइबिलिटीज के लॉन्ग टर्म बोरोइंग में नोट्स वाले में चेक कर लेना क्या इंटरेस्ट रेट दिया है या एडिशनल में कहीं डिविडेंड पेड इंटरेस्ट पेड है भी, अगर है तो ऐड करना इंटरेस्ट पेड, ठीक है। उसके बाद तो चलो हम चलते चेक, यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग के नोट्स में जाएंगे, इंटरेस्ट पेड के बारे में हमें दिया है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर 5000, ये ऐड कर दो। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर 5000। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम में नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को प्लस करना है, इनकम को माइनस करना है। तो एक तो इसका मिलता है आइटम कहां पे मिलता है, बैलेंस शीट में, यहां पे लॉन्ग नॉन कैश लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग का इंटरेस्ट, करेंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट यदि रहता तो अगर इंक्रीज होता तो प्लस, डिक्रीज तो माइनस, बट अपने को शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, ओके। नॉन करंट एसेट्स में डेप्रीसिएशन चेक करते हैं, यदि डेप्रीसिएशन हुआ है एसेट्स पे तो ऐड करेंगे, और यदि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिला है तो माइनस करेंगे, यदि है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो और अगर एसेट्स कभी बेचोगे, बेचने पे प्रॉफिट हुआ तो लेस, लॉस हुआ तो प्लस। तो देखो चलो इसके बारे में देखते हैं। एडिशनल में डेप्रीसिएशन के रिगार्डिंग दिया है, डेप्रीसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर 8000, मशीन पे डेप्रीसिएशन 8000 इंपोज किया गया, ऐड कर दीजिए। डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी 8000, इसको प्लस कर दिए, लेस करने वाला कोई आइटम नहीं है, तो चलिए इसको प्लस कर लीजिए। कितना हो गया, 000, 49,000, ठीक है, 49,000। ये हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। क्या हो गया ये, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, कितना 49,000। अब वर्किंग कैपिटल का काम करना है। वर्किंग कैपिटल में क्या आता है, सीए और सीएल। सीए और सीएल के रिगार्डिंग हमने बताया था कि अगर सीएल इंक्रीज करेगा तो प्लस, डिक्रीज माइनस, सीए डिक्रीज प्लस, इंक्रीज माइनस, एक्सेप्ट सीएल में शॉर्ट टर्म बोरोइंग को नहीं लेना है, प्रोविजन शॉर्ट टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म प्रोविजन नहीं लेना है, और सीए में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और करंट इन्वेस्टमेंट को नहीं लेना है। उसको छोड़ के बाकी सीए सीएल का यूज करेंगे यहां पे, ठीक ना। ओके, क्या बोले हमने, सीएल इंक्रीज प्लस, डिक्रीज माइनस, जितना से इंक्रीज हुआ उतना प्लस, डिक्रीज माइनस, सीए डिक्रीज प्लस, इंक्रीज माइनस। सीएल में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन नहीं लेना है, सीए में करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को नहीं लेना है, ठीक है, ओके। तो चलिए ये पॉइंट आप चाहो तो लिख दे, पहले ही बोलो यहां पे, ऐड, एक सेकेंड, ऐड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज और डिक्रीज इन करंट एसेट्स, लेस डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज और इंक्रीज इन करंट एसेट, ठीक है, ओके। अब देखते हैं क्या क्या है सीएसीएल में। सीएल में हमें बस ट्रेड पेबल दिया है, और ट्रेड पेबल के बारे में वर्किंग नोट में दिया है। क्या क्या दिया है ट्रेड पेबल में, ट्रेड पेबल में सन्ड्री क्रेडिटर बढ़ा है, कितने से बढ़ा है, 17,000 से, ये प्लस हो जाएगा, और ये बिल्स पेबल 1,000 से घटा है, माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सन्ड्री क्रेडिटर बढ़ा है 17,000 से, बिल्स पेबल 1,000 से घटा है। सन्ड्री क्रेडिटर ये 17,000 से
बढ़ा है, और बिल्स पेबल 1000 से घटा है तो माइनस करेंगे। ठीक है, करंट एसेट्स में देखते हैं। करंट एसेट्स में, करंट इन्वेस्टमेंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट दिया तो इसको लेना नहीं है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को लेना नहीं है। बाकी इन्वेंट्री क्या हुआ है, 12 से 49 हो गया, तो इन्वेंट्री बढ़ा है कितना, 37,000। तो इन्वेंट्री अगर बढ़ा है तो क्या करेंगे, लेस करेंगे। ठीक है, चलिए करिए। इंक्रीज इन डिक्रीज इन करंट एसेट्स में कुछ है नहीं, इंक्रीज इन करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है, कितने से, एक बार फिर से देख लीजिए। इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्री 12 से 49 हो गया, मतलब 37,000 बढ़ा है तो माइनस करिएगा। अब देखिए, अब ये 17,000, यहाँ पे 000, 9 7 16 6, करीबन 4 1 5 1 6। ठीक है, यहाँ पे 38,000 लेस करेंगे, 000, 16 में से 8 गया तो 8, और यहाँ पे 5 में से 3 गया तो 2, 28,000 आया है। ये क्या आया, ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, अगर टैक्स पेड दिया रहेगा तो उसमें टैक्स पेड माइनस कर लीजिएगा, तब पॉजिटिव आया तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, नेगेटिव आया तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग। बट देखो तो अपने को टैक्स पेड दिया है, कहाँ पता चलेगा, तो टैक्स पेड आपको करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में पता चलता है। तो क्या शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया ही नहीं है, तो जो फिगर आया पॉजिटिव है तो उसी को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग कह दीजिए, नेगेटिव है तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग। तो पॉजिटिव फिगर है तो इसी को बोल दीजिए कैश नेट, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कितना है, 28,000। इसको आउटर कॉलम में लिखिएगा, ठीक ना। ये आपका ऑपरेटिंग बन गया, ये आपका ऑपरेटिंग बन गया, यहां से देखो ये आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग बन गया। ठीक है, अब हम चलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की ओर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नोट कर लिए, नोट कर लीजिए इसको, इसी में आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की। ऑपरेटिंग बच्चे क्या क्या बातें ध्यान रखा हमने, ऑपरेटिंग जब हम बनाया तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए कहाँ कहाँ गए, रिजर्व एंड सरप्लस में गए, सभी रिजर्व का डिफरेंस लिए एक्सेप्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम। फिर कहाँ गए, फिर करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग में, सॉरी शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट का लेते है ही नहीं, कोई बात ही नहीं है। फिर क्वेश्चन के एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड लेते, अब प्रपोज डिविडेंड यदि दिया होता तो प्रीवियस ईयर का, देन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया। ठीक है, फिर उसके बाद हम एडजस्टमेंट के लिए नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम का यूज करते हैं, जिसको प्लस करना है प्लस, जिसको माइनस करना है माइनस। तो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को प्लस, इनकम को माइनस। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में सीए और सीएल का काम करते हैं, सीएल बढ़ा तो प्लस, घटा तो माइनस, सीए घटा तो प्लस, बढ़ा तो माइनस। फिर जो फिगर आएगा वो आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, इफ टैक्स पेड इज गिवन, टैक्स पेड माइनस करिए, देन फिगर the outcome will be if positive then cash flow from operating, if outcome is negative cash used in operating। ठीक ना, यदि पॉजिटिव है तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, नेगेटिव है तो कैश यूज इन ऑपरेटिंग। ठीक है, चलिए अब हम बनाते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, चलिए इन्वेस्टिंग बनाते हैं बच्चे। ठीक है, चलिए बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बच्चे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जब हम बनाते हैं तो कहाँ जाएंगे क्वेश्चन में, जब हम इन्वेस्टिंग बनाएंगे तो नॉन करेंट असेट्स पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे, नॉन करेंट असेट्स पे। ये नॉन करेंट असेट्स, नॉन करेंट असेट्स में अगर 2 इयर्स का असेट्स गिवन है, 2 साल का, और 2 साल का अगर एसेट्स में अगर एडिशनल में उस एसेट्स के रिगार्डिंग कुछ नहीं बोला है, तब एसेट्स बढ़ा है तो परचेज, घटा है तो सेल। लेकिन अगर एडिशनल में क्वेश्चन में कोई भी एक पॉइंट गिवन है, जैसे कि डेप्रिसिएशन चार्ज, परचेज, सेल, प्रॉफिट, लॉस कुछ भी दिया है, तो असेट्स का लेजर अकाउंट बनाएंगे। ये जरूरी है इन्वेस्टिंग में। ठीक है, ओके। तो चलिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट
में हमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में मशीनरी दिया है, और मशीनरी का 2 ईयर्स का फिगर दिया है, मशीनरी का फिगर 84,000 और 98,000 ये गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मशीन का देखेंगे, कुछ एडिशनल में बोला भी है, हाँ डेप्रीसिएशन मशीन पे दिया है 8,000, तो मशीन का लेजर बनाएंगे वर्किंग नोट में। चलिए मशीन का लेजर बनाते हैं। सबसे पहले ये वर्किंग नोट हमारा है, इसी पेज में आप मशीन का लेजर अकाउंट बनाइए। लेजर अकाउंट बनाना जरूरी है, यहां लिखिए मशीनरी अकाउंट, छोटा सा बनेगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, ओके। अब हम मशीन का लेजर अकाउंट बनाएंगे, तो देखते हैं क्या क्या गिवन है उसमें हमें। मशीन में ओपनिंग फिगर 84,000, पिछले साल का जो फिगर है वो ओपनिंग हो गया, 98 क्लोजिंग हो गया। चलिए इसको लिखिए, ओपनिंग 84 और क्लोजिंग 98, ओपनिंग 84 क्लोजिंग 98,000, ठीक है। तो ओपनिंग के लिए यहाँ पे टू बैलेंस BD ओपनिंग के लिए, क्लोजिंग के लिए यहाँ पे बाय बैलेंस CD, ओपनिंग के लिए टू बैलेंस BD और क्लोजिंग के लिए बाय बैलेंस CD, ठीक है, ओके। फिर डेप्रीसिएशन अगर दिया है तो डेप्रीसिएशन क्रेडिट में, अगर सेल दिया होता तो क्रेडिट में, सेल पे लॉस हुआ क्रेडिट में, प्रॉफिट डेबिट में। तो क्या दिया है देखते हैं, हमें दिया है डेप्रीसिएशन 8,000, तो लिखिए बाय डेप्रीसिएशन 8,000, इधर का कितना हो गया 1,06,000, वो 1,06,000 हम यहां लिख दिए। अब हम 000 4 2 6 8 1 9 1 10 12,000 का यहाँ पे परचेज किए हैं बैलेंसिंग से, टू बैंक अकाउंट परचेज, ठीक है। अब सुनिए, जब इन्वेस्टिंग बनाएंगे तो पता चल गया हमको कि हमने असेट्स परचेज किया है कितने का, 12,000 का। तो ये परचेज किया है, तो इससे हमारा कैश का आउटफ्लो हुआ है। तो चलिए लिखिए इन्वेस्टिंग में परचेज ऑफ मशीनरी कितना कैश गया है 12,000, ये गया है नेगेटिव आइटम। फिर देखिए तो और क्या दिया है असेट्स में, ये तो हो गया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 6,000 से 16,000 हो गया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब परचेज किए हैं, यहां भी पैसा गया है, लिखिए परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 6,000 से 16,000 हो गया है, मतलब 10,000 का परचेज किए, ठीक है, यहां भी पैसा गया है। अगर हम ये इन्वेस्टमेंट पे कोई रिटर्न होता एडिशनल में, इंटरेस्ट रिसीव वगैरह, तो वो इन्वेस्टिंग में इनकम होगा। इसके अलावा और क्या देखना है, जैसे कभी भी आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, डिविडेंड रिसीव हुआ, रेंट रिसीव हुआ, वो भी इन्वेस्टिंग में इनकम है। तो वो तो कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, नहीं है ना, नहीं है ना। तो अब आपका यही दो इंफॉर्मेशन बस है, इन्हीं दोनों के आधार पे, एक सेकेंड, यहां पे गलती है, सॉरी, यहां पे ये 22,000 का परचेज हुआ है, ठीक है। तो दोनों को ऐड करके ये हो गया 32,000 नेगेटिव, तो नेगेटिव आया, तो यहां पे लिख दीजिए नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज,
बच्चे फिर से सुन लो, जब हम इन्वेस्टिंग बनाते हैं तो हम जाते हैं नॉन करेंट एसेट्स पे। नॉन करेंट एसेट्स में हम गए क्वेश्चन में, और नॉन करेंट एसेट्स में जो भी अगर टेंजेबल एसेट्स है, अगर वो घटा है तो सेल, बढ़ा है तो परचेज। यदि उसके रिगार्डिंग एडिशनल में कुछ भी बोला है तो लेजर अकाउंट बनाएंगे, तब परचेज सेल पता चलेगा। इनटेंजेबल, बढ़ा है तो परचेज, घटा है तो राइट ऑफ। ठीक है, ओके। और सुन लीजिए, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, बढ़ा है तो परचेज, घटा है तो सेल, और यदि उसका रिटर्न है तो वो पॉजिटिव आइटम। ठीक है, इसके अलावा और कहीं नहीं जाना है। ये हमारा बन गया, इन्वेस्टिंग बन गया। ठीक है, इन्वेस्टिंग बन गया। अब हम आते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। फाइनेंसिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, चलिए फाइनेंसिंग में कहाँ कहाँ ध्यान देते हैं, ये देखिए। फाइनेंसिंग में सबसे पहले हम ध्यान देंगे शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल पे। अगर शेयर कैपिटल बढ़ा है तो शेयर इशू किए हैं, घटा है तो शेयर होल्डर्स का पैसा वापस किया, बढ़ा है तो पैसा आया है, घटा है तो पैसा गया है। तो शेयर कैपिटल 60 से 70 हो गया, मतलब पैसा आया है। तो चलिए लिखिए, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, 10 शेयर यहां आया है। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि अगर रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम रहेगा तो वो जाएगा फाइनेंसिंग में, अगर रहता तो, है ही नहीं। उसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग 50 का था, 50 ही है, ये कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई चेंजेस ही नहीं हुआ। और इसका इंटरेस्ट चेक कर लीजिएगा एडिशनल में कितना था इंटरेस्ट, चलो एडिशनल अभी चेक कर लेंगे। करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग जाता है ही नहीं। ठीक ना, देखो ध्यान रखो, फाइनेंसिंग जाते वक्त शेयर कैपिटल में अगर इंक्रीज हुआ है तो पॉजिटिव, डिक्रीज हुआ है तो नेगेटिव। रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज भी हम लेते यदि रहता तो, अगर सिक्योरिटीज में बढ़ा है मतलब शेयर या डिवेंचर प्रीमियम पे चुके फाइनेंसिंग का पार्ट रहता। करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग का चेक करते, अगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग बढ़ा है तो पैसा आया है, घटा है तो पैसा गया है, फाइनेंसिंग में है ही नहीं। इसके बाद एडिशनल में आ जाएंगे। एडिशनल में क्या क्या, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड। ठीक ना, तो यहाँ पे इंटरेस्ट पेड दिया है 5000, नेगेटिव आइटम फाइनेंसिंग में। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर 5000, नेगेटिव आइटम। ठीक है, ओके। अब ये 10 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव, तो कितना बचा 5000। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, यहां लिख दीजिए नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये हो गया। अब तीनों को देख के देखो, बताओ कि तीनों को सम करो, ऑपरेटिंग वाला, इन्वेस्टिंग वाला और फाइनेंसिंग वाला, और बताइए कि बढ़ा है फिगर की घटा है। तो 28 पॉजिटिव और 5 पॉजिटिव, 33 हो गया, और ये 32 नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव हुआ ना, तो मतलब कि बढ़ा है। तो लिखेंगे फाइनल, तीनों बनाने के बाद नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ए प्लस बी प्लस सी को ऐड करके कितना आया है, तीनों को ऐड करके 1000। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1000। ठीक है, अब क्या करना है बच्चे आपको, अब क्वेश्चन में चलो, यही आंसर हो गया। जैसे ध्यान देना, अगर प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर का करेंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखो। प्रीवियस ईयर का है 20,000 5,000, 20,000 5,000, और 18,000 8,000, 18,000 8,000, सम करो। पिछले साल था 25,000 दोनों का सम, इस साल है 26,000। तो देखो पिछले साल का ध्यान देना, पिछले साल का कैश एंड करेंट इन्वेस्टमेंट और कैश, और इस साल का करेंट इन्वेस्टमेंट और कैश का जो सम होगा, जितना से बढ़ा है उतना ही तीनों का सम आया होगा। 25 से 26 हुआ, कितना से बढ़ा 1000 से। तो देखो,
तो इसका मतलब तीनों का सम 1000 से बढ़ा है ना, मतलब सही है। फिर सुन लो, तीनों एक्टिविटीज का जो सम होगा वो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का डिफरेंस होगा। अब यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में करंट इन्वेस्टमेंट और कैश दोनों के सम को लेना है, ठीक है, ओके। अब इसमें ओपनिंग वाला ऐड करना है तो क्लोजिंग निकलेगा। तो ओपनिंग कितना है 25, ये ऐड करोगे तो क्लोजिंग निकलेगा, यही आंसर होता है। ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ओपनिंग कितना था 25,000, तो आ जाएगा क्लोजिंग के बराबर 26,000। तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 26, यही आंसर हो जाता है, ठीक है, नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है। एक बार शुरू से लिखिए, देखिए यहां से क्वेश्चन शुरू था, ये देखिए यहां से क्वेश्चन आपका शुरू था, है ना, नोट करिए इसको, हो रहा है। ये ऑपरेटिंग के बाद यहां से इन्वेस्टिंग शुरू हुआ था, फिर यहां से फाइनेंसिंग शुरू हुआ था, अब तीनों एक साथ स्क्रीन पे ला दें। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट कैश फ्लो का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन का नोट्स टू अकाउंट्स था, और ये आपका सॉल्यूशन रहा। इस सॉल्यूशन का यहां पे वर्किंग नोट है ये, ठीक है। पहले ऑपरेटिंग बना, देन इन्वेस्टिंग और देन फाइनेंसिंग, ठीक है बच्चे। अब ऐसे स्टूडेंट्स जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, बच्चे आपको ऑनलाइन तो समझ में आता है और आप चाहते हो ऑफलाइन पढ़ना, फेस टू फेस पढ़ना, तो ऐसे बच्चे जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चे आपको मैं बता दूं कि हमारे जो कोचिंग का नाम है वो है गुडविल एडुकेयर। आप गूगल पे सर्च करो गुडविल एडुकेयर, तो आपको हमारे कोचिंग का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है ना। ये कोचिंग जो है आपको वाराणसी में है, वाराणसी में। वाराणसी में कहाँ पे, तो वाराणसी में लंका पे। लंका पे कहाँ पे, तो याद रखना कि लंका पे लंका थाना के बगल में, लंका पे लंका थाना के जस्ट बगल में गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है। हमारे ऑफलाइन सेंटर में कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है कॉमर्स में, तो 11th एंड 12th कॉमर्स। ऐसे कोई भी बच्चे जो 11th या 12th कॉमर्स में पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए कोचिंग में सीट मिल जाएगा। या CUET का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, CUET में कॉमर्स से रिलेटेड कोर्सेज के लिए, ठीक है ना, CUET में कॉमर्स रिलेटेड। तो CUET कॉमर्स में कौन कौन से कोर्स, तो BCom करना हो आपको, BBA करना हो, या आपको MCom करना हो, तो CUET कॉमर्स में आपको BCom, BBA और MCom के लिए कोचिंग में कोर्सेस अवेलेबल हैं। इसके साथ ही कोई बच्चे को CA या CS करना है, तो CA और CS के लिए जो फाउंडेशन बैच है ये भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। और इसके साथ ही बच्चे किसी बच्चे को BCom का सेमेस्टर क्लास करना है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का, ये भी कोर्सेस हमारे कोचिंग में अवेलेबल है, ठीक है। आप हमसे जुड़ने के लिए सीधे हमारे ऑफलाइन सेंटर को विजिट करिए, या ऑनलाइन फ्री कोर्सेज के लिए गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करिए। पेड कोर्सेज के लिए प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए। और हाँ, हमसे कांटेक्ट करने के लिए
आप हमारे नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर नोट कीजिए 8676080858। इस नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। कभी भी कोई डाउट हो तो इंस्टेंट कॉल करिए, आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, ठीक है बच्चे, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और क्वेश्चन बनाते रहिएगा, क्योंकि अब आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा समय बचा नहीं है। ठीक है, और बोर्ड के बाद CUET का भी प्रिपरेशन करना है, तभी आप SRCC पहुंचेंगे और BHU मेन कैंपस जो आपका टारगेट है वहां तक आप पहुंचेंगे जब गुडविल एडुकेयर से CUET का प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है बच्चे, थैंक यू, विल मीट अगेन इन नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, बाय बाय।